नमस्कार, मैं एच.सी. जैन, सहायक प्राध्यापक, शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय राजनांदगांव। आज हम चर्चा करेंगे बीकॉम फाइनल ईयर के वैकल्पिक विषय समूह मुद्रा एवं बैंकिंग के इकाई 3 के सहकारी बैंकों के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय सहकारी बैंकों की विभिन्न विषयों की चर्चा करते हैं। केंद्रीय सहकारी बैंक कितने प्रकार के हैं और उनकी संख्या क्या है, हम समझने का प्रयास करते हैं। केंद्रीय सहकारी बैंक दो प्रकार के होते हैं। एक विशुद्ध बैंक, जिनके सदस्य केवल और केवल प्राथमिक सहकारी साख समितियां ही होती है, एवं मिश्रित बैंक यानी मिक्स बैंक, जिसमें व्यक्ति एवं समितियां दोनों ही वर्ग के सदस्य हो सकते हैं। भारत के सभी राज्यों में मुख्यतः मिश्रित सदस्यता वाले केंद्रीय सहकारी बैंक कार्यरत हैं। गत वर्षों में केंद्रीय सहकारी बैंकों का नए सिरे से गठन किया गया और देश के अधिकांश भागों में प्रत्येक जिलों में एक बैंक स्थापित करने की योजना को कार्यान्वित किया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप योजना काल में केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या 500 से घटकर 367 रह गई है। मार्च 2002 के अंत तक इनकी संख्या 368 थी, जिनकी कुल 12,652 शाखाएं पूरे देश में विस्तृत थी। इनके पुनर्गठन का मूल उद्देश्य कमजोर बैंकों को सबल संस्थाओं में मिलाकर केंद्रीय सहकारी साख व्यवस्था को न केवल शक्तिशाली बनाना है, बल्कि देश की आर्थिक व्यवस्था को भी द्रुत गति से बढ़ाने के लिए इनके योगदान को और अधिकाधिक किया जाना संभव था। कार्यकलाप फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। नगरों में स्थित होने के कारण ये सहकारी बैंक प्रायः व्यापारिक बैंकों के साथ मिलकर कार्य करते हैं। संबंधित क्षेत्र की सब सहकारी समितियां अपनी अतिरिक्त रकम अनिवार्य रूप से केंद्रीय सहकारी बैंक में जमा रखती है। इसके अलावा यह बैंक जनता से भी जमाओं को प्राप्त करती है और व्यापारिक बैंकों से आधा प्रतिशत अधिक ब्याज देती है। यानी स्टेट बैंक द्वारा जो भी ब्याज दिया जाता है या अधिसूचित बैंकों द्वारा जो भी ब्याज दिया जाता है, यह अपने जमाकर्ताओं को उस ब्याज दर से आधा प्रतिशत अधिक ब्याज देती है, ताकि जमाकर्ताओं को वह अपनी बैंक की तरफ आकर्षित कर सके। ऋण किस तरह देती है, हम समझने का प्रयास करते हैं। केंद्रीय सहकारी बैंक अपनी चालू पूंजी में से राज्य सहकारी बैंक से ऋण लेकर वृद्धि करते हैं। सहकारी समितियों को ऋण देते हैं। समितियों को प्रायः 10 से 12% ब्याज पर ऋण दिया जाता है और इनके ऋणों की अवधि भी 1 से लगाकर 3 वर्ष होती है, अर्थात ये अल्पकालीन ऋण प्रदान करते हैं। कृषि ऋण प्रायः विनिमय पत्रों के आधार पर दिए जाते हैं। केंद्रीय बैंक इन बिलों को राज्य सहकारी बैंकों के माध्यम से पुनः कटौती करवा लेते हैं। इन बैंकों को भी अपने शुद्ध लाभ का एक भाग यानी लगभग 25% कोष के रूप में रखना पड़ता है और शेष लाभांश के रूप में बांटने का अधिकार दिया जा चुका है। प्रबंध और संचालन इन केंद्रीय सहकारी बैंकों का किस तरह से होता है, हम समझने का प्रयास करते हैं। केंद्रीय सहकारी बैंक के निदेशक मंडल के अधिकतर प्रतिनिधि प्राथमिक सहकारी समितियों के होते हैं, जो समय समय पर मीटिंग बुलाकर इनकी नीतियां और रीतियां निर्धारित करते हैं। सामान्य नीतियां सहकारी विभाग यानी कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के द्वारा निश्चित होती है। अतः प्रबंधक मंडल यानी डायरेक्टर केवल विशेष प्रश्नों के संबंध में ही दिशा संकेत कर सकते हैं। इन बैंकों के सभी कर्मचारी वैतनिक होते हैं। इनके कार्य आदि का नियंत्रण कार्यालय अध्यक्ष अथवा सचिव ही करता है। प्रोग्रेस ऑफ वर्किंग योजना काल में केंद्रीय बैंकों ने निम्न प्रकार से प्रगति की है। यदि हम देखें तो संख्या 1950-51 में इन बैंकों की 500 थी, वही 93-94 में 361 हुई, 95-96 में 363 हुई, 2000-2001 में 367 तथा 2000-2002 तक 368 हो गई। कोष यानी ओन फंड इनका था 5 करोड़ से लेकर अभी वर्तमान में 2001-02 की स्थिति में 14,148 करोड़ रुपए। कार्यशील पूंजी भी इस तरह लगातार प्रवर्धमान होती गई। जमाओं और ऋणों की स्थिति देखें तो इनमें अच्छा खासा अंतर देखने मिलता है। जो 2001-02 में जमा
68,090 करोड़ तथा ऋण बकाया था 59,269 करोड़ रुपए। उक्त टेबल से स्पष्ट होता है कि प्राथमिक समितियों की भांति केंद्रीय सहकारी बैंकों की अपनी पूंजी और ऋण शेषों में अत्यधिक वृद्धि हुई है। यह स्थिति निश्चय ही बहुत सेटिस्फैक्टरी है, संतोषजनक है। यद्यपि 93-94 की तुलना करें तो 95-96 में केंद्रीय सहकारी बैंकों ने 7,845 करोड़ रुपए के अधिक ऋण जारी किए तथा इनकी जमा राशि में भी 17.1% की वृद्धि हुई। फिर भी इनके पुराने ऋण इस अवधि में 4,550 करोड़ रुपए से बढ़कर 4,835 करोड़ रुपए हो गए। करीब 60% बैंकों ने लाभ दर्ज किया और करीब 40% बैंकों को हानि हुई। वर्ष 2001-2 में 368 केंद्रीय बैंकों का बकाया ऋण 59,269 करोड़ रुपए था। केंद्रीय सहकारी बैंकों ने 2000-2001 में 62 करोड़ रुपए के मामूली लाभ की तुलना में 2001-2 में मंदी के कारण मामूली हानि 21 करोड़ रुपए उठाई। ब्याज से आय कुल आय का 95% रहा, जबकि ब्याज का व्यय कुल व्यय का 2/3 रहा। इस तरह 10 बैंकों ने 719 करोड़ रुपए की हानि उठाई तथा 258 केंद्रीय सहकारी बैंकों ने 698 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया। राज्य सहकारी बैंक क्या है, अब इसमें हम समझने का प्रयास करते हैं। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, राज्य सहकारी बैंक राज्य के सहकारी आंदोलन की शिखर संस्था थी। इसका क्षेत्र प्रादेशिक यानी प्रदेश में कार्य करना होता था। यह प्रदेश में स्थापित सभी जिला सहकारी बैंकों पर निर्देशन एवं नियंत्रण का कार्य करती है। यह नाबार्ड तथा जिला सहकारी बैंक के मध्य एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। इसकी शाखाएं और इसके संबंध में हम समझें, इससे पहले हम समझने का प्रयास करेंगे कि भारत में प्रत्येक राज्य में एक राज्य सहकारी बैंक की स्थापना की गई, जिसकी अंश पूंजी केंद्रीय सहकारी बैंक तथा आंदोलन में रुचि रखने वाले व्यक्तियों को बेची गई है। सिद्धांत रूप में यदि हम कहें तो राज्य सहकारी बैंकों की सदस्यता केवल सहकारी केंद्रीय बैंकों को ही प्राप्त होनी चाहिए। बहुत से राज्य सहकारी बैंकों को प्राथमिक समितियों के सदस्य भी हैं, किंतु धीरे धीरे उन्हें इस सदस्यता से मुक्त किया जा रहा है। इनकी शाखाएं, पूंजी तथा कार्य। राज्य सहकारी बैंक उन क्षेत्रों में अपनी शाखाएं खोल देते हैं जहां केंद्रीय सहकारी बैंक नहीं है। राज्य सहकारी बैंक की चालू पूंजी अंश पूंजी बेचकर जमाओं को प्राप्त कर एवं ऋण लेकर प्राप्त की जाती है। ये रिजर्व बैंक से भी ऋण लेते हैं, केंद्रीय सहकारी बैंकों को ऋण देते हैं। राज्य सहकारी बैंक द्वारा दिए गए ऋण की ब्याज प्रायः करके 8 से 10% होती है। रिजर्व बैंक से ऋण विनिमय पत्रों के आधार पर राज्य सरकारों की गारंटी पर प्राप्त किए जा सकते हैं। राज्य सरकार बैंक सहकारी प्रतिभूतियों अथवा कृषि विनिमय पत्रों की धरोहर पर यानी सिक्योरिटीज पर लोन देते हैं। ऋणों की अवधि प्रायः 1 वर्ष होती है, किंतु विशेष परिस्थितियों के मध्यकालीन ऋण भी दिए जा सकते हैं। संक्षेप में हम कहें कि राज्य सहकारी बैंक रिजर्व बैंक तथा प्राथमिक साख समिति के बीच एक महत्वपूर्ण मध्यस्थ का कार्य करके इस देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण सहयोग देते हैं। आज हम इतना समझते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी बैंकें भी हैं जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के बीच में काम कर रही है, जैसे भूमि विकास बैंक, सहकारी साख समितियां तथा केंद्रीय एवं राज्य सहकारी बैंक मुख्यतः अल्पकालीन और कभी कभी मध्यमकालीन ऋण भी देते हैं। किसानों को कभी भूमि खरीदने की आवश्यकता होती है या उनकी भूमि में कुछ स्थायी सुधार जैसे कि बाउंड्री वॉल बनाना, बोर करना, महंगे कृषि औजारों को क्रय करना, पंपिंग सेट लगाना आदि विभिन्न कार्यों के लिए दीर्घकालीन ऋणों की उनको जरूरत होती है। सहकारी संस्थाएं इनकी पूर्ति नहीं कर पाती है क्योंकि इनकी पूंजी का आकार छोटा होता है। इसके साधन भी अल्पकालीन होते हैं। अतः किसानों की दीर्घकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए कुछ विशेष संस्थाएं बनाई गई है जो भूमि को बंधक रखकर दीर्घकालीन ऋण देती है। साख समितियों की भांति ही भूमि विकास बैंक सर्वप्रथम जर्मनी में स्थापित हुए और वहीं से संसार के विभिन्न भागों में इनकी शाखाओं की स्थापना हुई। भारत में प्रथम भूमि बंधक बैंक का संगठन 1920 में झंग पंजाब, जो आज पाकिस्तान का एक भाग है, नामक स्थान पर हुआ। इसके पश्चात 1925 में चेन्नई में
2 तथा 1929 में मुंबई में 3 भूमि बंधक बैंकों की स्थापना हुई। आज हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लैंड डेवलपमेंट बैंक के संबंध में बात करते हैं, यानी भूमि विकास बैंकों का संगठन कितने प्रकार का होता है। यह 4 प्रकार का होता है। पहला निजी अथवा पूंजीवादी, दूसरा कोऑपरेटिव यानी सहकारी, तीसरा अर्ध सहकारी और चौथा सरकारी। पूंजीवादी बैंक केवल लाभ की दृष्टि से चलाए जाते हैं, उनमें ऋणियों का मत का कोई महत्व नहीं होता। ऐसे बैंकों द्वारा ऋण भी प्रायः नागरिक संपत्ति की धरोहर पर दिए जाते हैं। जर्मनी, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे तथा स्वीडन में कुछ भूमि विकास बैंक पूंजीवादी पद्धति पर संगठित किए गए हैं। सहकारी भूमि विकास बैंक ऋण लेने वाले के लाभ के लिए निर्मित किए गए हैं और सरकार प्रायः इनके नियमन के लिए कानून बनाती है। जर्मनी का लैंड शेफर्ड तथा डेनमार्क